जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मुझे कोई संगत शो ही नहीं हो रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। करण अंकल फाइनली मुझे संगत शो हो रही है, शुक्राना। थैंक यू बताने के लिए, वॉइस क्लियर है। जय गुरु जी। साक्षी आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी हम सच आज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं, रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी। और सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। मीनवाइल आप शेयर कर दीजिएगा लाइव वीडियो और मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रीतू आंटी जय गुरु जी। हाँ तो संगत जी चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर सचाज विद डिवाइन लव बुक का बाय सुखमनी आंटी। चैप्टर 33
from darkness into the light. All his life, my father never believed much in God, not in Guruji, but Guruji always addressed my father as Master Ji, which means your aunt's husband. My father met Guruji about 7 to 8 times, but each time he just couldn't connect with him. Guruji, on the other hand, never stopped asking about him and never stopped looking after him. तो संगत जी, आंटी के जो फादर थे वो कभी भगवान में इतना बिलीव नहीं करते थे, ना ही गुरुजी में करते थे, बट गुरुजी हमेशा उनके फादर को एड्रेस करते थे एज मास्टर जी. जिस मास्टर जी बोलते हैं मतलब मासी के जो हस्बैंड होते हैं ना उनको. जो अंकल थे आंटी के फादर, वो गुरुजी से अराउंड 7 to 8 टाइम्स मिले होंगे, बट वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाए गुरुजी से. पर गुरुजी ऑन द अदर हैंड वो कभी भी मतलब हमेशा गुरुजी अंकल के बारे में पूछते थे और उनका ख्याल रखते थे. Before meeting Guruji, my father's birth chart was read by the Sant Maharaj Ji we were following at that time. It was clearly mentioned that that after the death of my father's eldest brother, my father's lower body will get affected and he would be bedridden. My father was the youngest of 4 siblings, 2 brothers and 1 sister. All 3 of them, except dad, had heart issues. तो गुरुजी से मिलने से पहले अंकल का जो उनके फादर का जो बर्थ चार्ट था वो संत महाराज जी ने पढ़ा था, और वो जब पढ़ रहे थे उन्होंने एक बात बताई थी. जो उनके फादर के जो एल्डेस्ट ब्रदर थे उनकी डेथ के बाद उनके फादर की जो लोअर बॉडी है वो अफेक्ट हो जाएगी और वो बेड रिडन हो जाएंगे. और अंकल जो थे वो 4 सिबलिंग्स में से सबसे छोटे थे, मतलब 2 उनके बड़े ब्रदर्स थे और एक बड़ी सिस्टर थी. तीनों को उनके दोनों भाई और बहन को हार्ट इश्यूज था, और अंकल को नहीं था. Ever since I had heard of it, I was very worried for my dad, as my eldest uncle seemed to have the worst heart health out of the 3. He had a bypass surgery and finally we got the news that he would need a heart transplant. By this time we had come in contact with Guruji, even though I never mentioned anything to Guruji. He knew even though I never mentioned anything to Guruji, he knew. Being a veteran of the US Army, his name was added to the heart transplant recipient list, but at the 4th slot. Ever since जब मतलब अंकल आंटी को अपने फादर के इस चीज़ के बारे में पता चला था, तो आंटी बहुत वरीड थी अपने पापा की हेल्थ के लिए, क्योंकि उनके जो एल्डेस्ट अंकल थे ताया जी, उनकी हार्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी तीनों भाई बहनों में से. उनकी एक बाईपास सर्जरी भी हुई थी और फाइनली उनको न्यूज़ मिली कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, कि इतनी कंडीशन ख़राब है. और इस टाइम तक आंटी गुरुजी के कांटेक्ट में आ गई थी, बट आंटी ने गुरुजी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, बट गुरुजी को ऑब्वियसली सब पता था. यूएस आर्मी के अंकल वो जो एक वेटरन थे, उस करके अंकल का जो नाम था वो हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट लिस्ट में 4th स्लॉट पे था, आ गया था बट 4th स्लॉट पे था. I had a telepathy where I see my uncle bow down before Guruji and Guruji showers lots of blessings on him. I understood that Guruji had blessed him, but I was surprised to see how. Within a week his name got pushed up one by one on the list and he was suddenly placed at the number 1 spot. That very day there was an accident of 17-year-old boy who had pledged his heart to be donated. Look at the odds here. The boy who died had wanted to donate his heart. All parameters matched and the heart was given to my uncle. आंटी को एक टेलीपैथी हुई जहाँ पे आंटी ने क्या देखा कि उनके जो अंकल थे वो गुरुजी के आगे मत्था टेकते हैं और गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स
ब्लेस करते हैं। और आंटी समझ गई कि गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया है, और पर वो सोची थी कि किस तरह से ब्लेस किया है। सो एक हफ्ते के बाद क्या होता है, आंटी जो उनके अंकल का नाम था वो डे बाय डे, इट्स लाइक विद इन अ वीक ही वो ऊपर नंबर 1 स्लॉट पे आ गया, स्पॉट पे आ गया। उसी दिन क्या होता है, एक 17 ईयर ओल्ड के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरा हार्ट डोनेट कर देना, मतलब। और ये देखो, क्या जो मर रहा है इंसान, वो क्या है, मैं हार्ट डोनेट कर देना, और वो पैरामीटर्स एग्जैक्टली मैच हो गए, और उस बच्चे का हार्ट उनके अंकल को दिया गया। The operation was a success. The doctors had given him a maximum of 10 years, but it's been over 20 years till the time I'm writing this, and he's still going strong. Bless him. So by blessing my uncle with a long life, Guruji blessed my father with a healthy life. My father was 6 feet tall and a bodybuilder, and for him to be bedridden would have probably killed him much before his time. Shukrana Guruji. ऑपरेशन बहुत बड़ा सक्सेस था। डॉक्टर्स ने उनको मैक्सिमम 10 साल का टाइम दिया था, बट 20 साल हो गए थे। और जब वो आंटी, बाय द टाइम आंटी ये लिख रही हैं, अंकल की तबीयत अभी भी ठीक है, ब्लेस हिम। सो गुरुजी ने सिर्फ अंकल को ही लॉन्ग लाइफ ब्लेस नहीं करी, पर इंडीड उनके फादर को भी लॉन्ग लाइफ ब्लेस करी, क्योंकि उनके फादर 6 फीट टॉल एक बॉडी बिल्डर हैं, और उनके लिए बेड रिडन होना प्रोबेबली, मतलब वो ऐसा था कि वो मर जाएंगे बिफोर दिस टाइम, वो बेड पे नहीं मतलब बेड रिडन नहीं हो सकते। Once while in office in Delhi, dad suddenly fell sick and was rushed to the hospital. Later we came to know that his ulcer had burst and it was a dangerous situation. We were in Seva at Chandigarh and Guruji suddenly called us into his room and said, तेरे पापा दी तबीयत खराब है, छेती दे के एक उपाय करके आओ. Your father is unwell, quickly go and do this remedy. We were told to do a few things for his health, and by the time we got the news from Delhi, he had already done the remedy. We had already done the remedy given by Guruji. When my father got discharged from hospital, I tried telling him that Guruji has saved his life, but my father refused to believe it. So संगत जी, जब एक बारी वो दिल्ली में थे उनके पापा, और सडनली उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और बाद में पता चलता है कि उनका अल्सर कोई था, वो बर्स्ट हो गया था, और वो बहुत डेंजरस सिचुएशन थी। आंटी तब चंडीगढ़ में थी और गुरुजी की सेवा कर रही थी, और गुरुजी उनको अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि तेरे पापा की तबीयत ख़राब है, छेती जाके एक उपाय करके आओ। तो उनको बोला गया कि एक उपाय करना है कि उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। तो जब तक उनको दिल्ली से कुछ न्यूज़ आती तब तक उन्होंने उपाय कर दिया था। गुरुजी ने उनको कुछ कुछ चीज़ें बोली थी करने के लिए, वो उन्होंने कर दिया रेमेडी के तौर पे। फिर जो उनके फादर है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर आंटी ने ट्राई किया उनके फादर को समझाने के लिए कि गुरुजी ने उनकी लाइफ को ब्लेस किया है, बट उनके फादर रिफ्यूज कर रहे थे ये मानने से, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे। When Guruji left for Delhi at the end of 1997, he would often go for a walk in a particular park in Basant Kunj, Delhi. It was no coincidence that the park was right in front of the flat my father was staying in. My father would often call us and tell us, your Guru comes for a walk in the park opposite my house, and I stand in the balcony while he walks and he keeps looking at me. Obviously Guruji was looking after him even though he remained a non-believer. संगत जी, क्या होता है, गुरुजी जब दिल्ली चले गए थे 1997 में चंडीगढ़ से, गुरुजी एक अक्सर वहाँ बसंत कुंज में कोई पार्क था, गुरुजी वहाँ पे जाके सैर किया करते थे, पर्टिकुलर पार्क था। और वो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो पार्क था वो उनके फादर का जहाँ फ्लैट था बिल्कुल
उसके सामने था। सो उनके पापा बोला करते थे उनको फ़ोन करके कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो हमारे यहाँ मेरे सामने यहाँ पे आके पार्क में वॉक करते हैं और मुझे देखते हैं। मैं बालकनी में खड़े होके देखता हूँ, बट वो मुझे देखते हैं और साथ साथ वॉक करते रहते हैं। सो ऑब्वियसली जो गुरुजी है उनका ख्याल रख रहे थे, इवन वो नॉन बिलीवर थे। सो कभी कभी ऐसा होता है हमारी अगर फैमिली में कोई नहीं मान रहा, पर लेकिन गुरुजी, आप गुरुजी को मान रहे हो तो आपकी पूरी फैमिली का ख्याल गुरुजी रख रहे हैं। बाकी सब माने या नहीं माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी लोग आपसे कनेक्टेड है गुरुजी उन सबका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। Numerous times Guruji would tell me, your father will become a bigger devotee than all of you, and I would wait year after year for him to become one, so that I too could visit Guruji as a family. In 2007, when Guruji left his physical body, all my hopes of seeing my dad became a follower died. Even though I knew a Guru's words is etched in stone, I felt Guruji had probably made vachans for another lifetime. गुरुजी अक्सर ये बात क्या कहते थे कि तुम्हारे फादर इतने बड़े डिवोटी बनेंगे, तुम सबसे भी ज़्यादा बनेंगे, तुम देखना। और ईयर आफ्टर ईयर आंटी बस ये सोचती थी कि ऐसा मतलब कब होएगा और मैं एक फैमिली की तरह गुरुजी को विजिट करने जाऊंगी। तो 2007 में जब गुरुजी ने अपनी चोला छोड़ा तो आंटी की सारी उम्मीदें ख़त्म ही हो गई कि अब तो मेरे पापा नहीं मानेंगे। इवन दो आंटी को पता था कि गुरुजी के जो वचन है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो पत्थर की लकीर है, बट आंटी को महसूस हुआ हो सकता है गुरुजी इस जन्म में नहीं अगले किसी जन्म की बात कर रहे हो। जस्ट बिफोर माई फादर was to fall ill, I had Guruji's mother's darshan, and she tells me तेरे father को लाने के लिए 4 बंदों की तैयारी हो रही है, meaning 4 people are being prepared to bring your father. I got up and interpreted it as maybe it means to bring him into the fold of Guruji's Sangat. I never could imagine anything would happen to him as he was extremely strong and fit. Apparently she had come to warn me. It's on the shoulders of 4 men that a body is carried. I never understood it then. उनके फादर की तबीयत ख़राब होने से पहले उनकी माता जी का ड्रीम आया था, दर्शन हुए थे उनको, और वो कहते हैं कि तेरे फादर को लाने के लिए 4 बंदों की तैयारी हो रही है। सो आंटी उसका मीनिंग नहीं समझ पाई, क्योंकि आंटी को लगा कि हो सकता है गुरुजी की संगत में उनको लाने के लिए ऐसे हो रहा है, बोल रहे हैं, बट आंटी ने कुछ ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि वो, क्योंकि मतलब उनके फादर स्ट्रॉन्ग फिट एंड फाइन थे, और बेसिकली वो वार्निंग थी, क्योंकि कहते हैं ना मरने पे 4 कंधों की ज़रूरत होती है, तो वो उस तरह की वार्निंग थी, और बट आंटी नहीं समझ पाई थी। In 2014, just a few days before my father got diagnosed with cancer, Guruji came to me in telepathy, and I see him to be about 6 inches tall. He jumps into a marble mandir and tells me, "Marble da mandir liya." And the feeling is that he's telling me that he will get sthapit in that mandir. After saying this, he sits in the small mandir and goes into meditation. The next day, I go looking for marble mandirs, but I am unable to find the size I saw in my telepathy. In the evening, someone told me a place where I may be able to find something matching the description I had given. With Guruji's grace, I found a mandir that matched the one I saw in my telepathy. The jali design too was same as what I saw in my telepathy, and so I just bought it. I washed it with milk and found a place to put it. I placed Guruji's picture inside, and for some strange reason one just couldn't move away from the mandir. It was such an attraction that for hours Mom and I would sit there just staring at Guruji's picture. We felt his strong presence in the marble mandir. तो 2014 में
उनके फादर जब डायग्नोस हुए थे कैंसर से, उससे कुछ दिन पहले गुरुजी उनकी टेलीपैथी में आते हैं और उनको दिखाते हैं कि गुरुजी 6 इंचेस टॉल है सिर्फ, और गुरुजी एक मार्बल मंदिर में जंप करके वहाँ पे बैठ जाते हैं और गुरुजी कहते हैं मार्बल दा मंदिर ले आ। सो आंटी को एक फीलिंग आई कि गुरुजी हो सकता है उस मंदिर में स्थापित होना चाहते हैं। और उसके बाद आंटी क्या देखती हैं कि गुरुजी वहाँ पे वो स्मॉल मंदिर में बैठ जाते हैं और मेडिटेशन में चल जाते हैं। तो नेक्स्ट डे आंटी जाती है मार्बल मंदिर ढूंढने में, बट उनको वैसा कुछ मिला नहीं जैसे टेलीपैथी में उन्होंने देखा था। फिर शाम को कोई उनको एक जगह बताता है जहाँ पे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी मंदिर की, वो एग्जैक्टली उनको मतलब ऑप्शन मिल जाता है और गुरुजी की ग्रेस से, उनकी मेहर से वो उनको मंदिर मिल गया जो एग्जैक्टली उन्होंने टेलीपैथी में देखा था। जो जाली डिज़ाइन था उस मंदिर का वो भी सेम था। सो आंटी वो ले आई, उसको बहुत अच्छे से धोया दूध के साथ और उसको एक जगह पे रखा, और फिर आंटी ने गुरुजी की फोटो मतलब गुरुजी की स्वरूप उस मंदिर में रखा। और वो एक स्ट्रेंज सा रीजन था कि उस मंदिर में इतनी अट्रैक्शन थी कि ना कोई भी वहां बैठ के उस मंदिर में अगर गुरुजी को देखे तो वो देखता ही रह जाए घंटों तक। सो आंटी और उनकी मम्मा ऐसी बैठ के उनको देखते रहे, गुरुजी को देखते रहते थे, और उनको ये महसूस होता था कि गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मार्बल मंदिर में। Within a day or so of bringing home the marble mandir, my father got diagnosed with prostate cancer stage 4 and a neuroendocrine tumor in his bladder. The doctors told us that this is the most painful cancer to get, that he will be in pain 24/7. It was advised that we should contact with the PGI hospital Chandigarh for pain management as the disease progresses. After 2 surgeries and oral chemo medicines, my father seemed to be coping well. Each time something bothered me, I would run to the marble mandir and I would seem to get answers or feel calm and strong enough to face whatever was happening. I felt that true to his word, Guruji was sthapit in that mandir and he gave us all the strength to go through the hard times. Within a day, जब आंटी मार्बल मंदिर लेकर आई थी तो उनके फादर को डायग्नोज हुआ प्रोस्टेट कैंसर से, वो भी स्टेज 4, और न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर भी था उनके ब्लैडर में। तो डॉक्टर ने बोला ये बहुत पेनफुल कैंसर है अब तक का, और ही विल बी इन पेन 24/7, और उनको एडवाइस किया था कि वो पीजीआई के हॉस्पिटल में कांटेक्ट करे फॉर पेन मैनेजमेंट एज द डिजीज प्रोग्रेसेस। 2 सर्जरी के बाद और ओरल कीमो मेडिसिन देने के बाद अंकल की जो तबीयत है वो थोड़ी बेटर होने लग गई। ईच टाइम आंटी कुछ भी बॉदर करता था तो आंटी फटाफट मार्बल मंदिर जाती थी और वहाँ पर गुरुजी से बात करती थी और उनको वहाँ से आंसर मिलते थे, और वो स्ट्रेंथ मिलती थी कि जो भी हो रहा है। आंटी को एग्जैक्टली यही फीलिंग आई कि गुरुजी असली में वहाँ पे स्थापित हैं और गुरुजी उनको स्ट्रेंथ दे रहे थे ये सारे हार्ड टाइम से जाने के लिए। एक सेकेंड संगत जी, मैं इतना पानी पी लूँ, मेरा गला थोड़ा हो रहा है। जय गुरु जी।
For a brief period, my father consulted an oncologist in the city where my sister was living. He would go there for his checkups and stay a few extra days to enjoy some time. With his grandchildren. Mom and I would sometimes accompany him, and sometimes he would go alone. On one such trip, while he was with my sister and my mom and myself were in Chandigarh, he had a frantic call to us at around 2 a.m. I remember it was December of 2016, and what he said left me and mom in shock and panic. He said that he's trying to call my sister, but she's not picking up her phone. My sister has a big house and her room was on the first floor, while dad preferred to stay in the guest bedroom on the ground floor. He said tell her no one should come down, and that they should stay in their rooms because he's here. On hearing this, I went into uncontrollable shivers and started crying. Dad, who is there? Who are you staying? Did you have a bad dream? Is there someone in the house? तो कुछ टाइम पीरियड के लिए अंकल जो थे उन्होंने एक ऑन्कोलॉजिस्ट को मतलब जो जहाँ पे उनकी सिस्टर रहती थी, आंटी की सिस्टर, सो उस सिटी में वो एक डॉक्टर से मिले और वहाँ पे उनके फ्यू चेकअप्स होते रहे और अंकल को टाइम मिल गया कुछ एंजॉय करने का अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से। और आंटी और उनकी मम्मा कभी कभी उनको कंपनी करती थी और कभी कभी वो अकेले वहाँ रहते थे, जाते थे। सो एक ऐसा ट्रिप था जहाँ पे अंकल अपनी दूसरी डॉटर के साथ थे और आंटी और उनकी मम्मा चंडीगढ़ में थे। तो अंकल का कॉल आंटी को आता है यहाँ पे कि रात को 2 बजे, और ये दिसंबर की बात है 2016 की। और जो अंकल ने कहा, आंटी और उनकी मम्मा बहुत शॉक और पैनिक में मोड पे चले गए थे। अंकल कहते कि वो ट्राई कर रहे हैं कॉल करने का अपनी दूसरी डॉटर को, बट वो फ़ोन नहीं उठा रही। सो उनकी जो सिस्टर का घर था वो काफ़ी बड़ा था और उसका कमरा, उनकी सिस्टर का रूम ऊपर था और अंकल नीचे स्टे कर रहे थे उस दिन ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि गेस्ट बेडरूम वहाँ था। सो अंकल ने बोला कि उसको बोलो कि नीचे मत आए क्योंकि यहाँ पे कोई है। सो ये सुनने के बाद आंटी बहुत शॉक्ड हो गई, उनको बहुत शिवरिंग होने लग गई और वो सोचने लग गई कि क्या हो रहा है। और मतलब तो उन्होंने रोने भी लग गई और उन्होंने पूछा कि डैड कि वहाँ पे कौन है, आपकी क्या बोल रहे हो, आपने कोई बुरा सपना देखा या घर में कोई है, आप बता दो। नो, ही इज रोमिंग अराउंड इन द कॉलोनी, I can see him, he has come to take me. I froze in fear on hearing this and asked again, who can you see? Please tell us what is happening. वो कहते नहीं, वो यहाँ पे घूम रहे हैं कॉलोनी में और मैं उसको देख सकता हूँ और वो मुझे लेने आए हैं। और आंटी तो ये सुन के बहुत डर गई और उन्होंने पूछा कि क्या आप देख रहे हो, कौन दिख रहा है आपको, प्लीज़ बताओ क्या हो रहा है। He is a black shadow and I'm not afraid of him. I'm ready to go. In fact, I'm signaling him to come to me by taking the bedside light on and off. With this, he put the phone down and for almost half an hour, I couldn't get in touch with either my sister or my dad. Mom and I didn't know what to do or who to contact. We finally got through to my sister after some time and told her to rush down and see what's happening downstairs. After a few minutes, she called back scared and badly shaken. She said neither she nor my brother-in-law could move. I feel my feet are glued at the floor. I can't move. She told us that the entire house is in darkness. There seems to be no electricity, and what's stranger is that even if there is no electricity, there's always some light in the house. But that day she said the darkness had never felt so black and
हॉन्टिंग। सो उनके फादर कहते हैं ये एक ब्लैक शैडो है और वो मुझे डर नहीं लग रहा, वो मुझे लेने आए हैं और मैंने कहा मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मैं उसको बार बार सिग्नल कर रहा हूँ कि तुम आके ये जो बेड साइड की लाइट्स ऑन ऑफ करके सिग्नल कर रहा हूँ कि मेरे को लेने आ जाओ। एंड ये बोलते उन्होंने फ़ोन रख दिया और उसके आधे घंटे तक ना आंटी अपनी बहन से कांटेक्ट कर पाई, ना अपने फादर से कांटेक्ट कर पाई। उनकी मम्मा और वो बहुत ज़्यादा उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, किसको कांटेक्ट करें। फाइनली उन्होंने अपनी सिस्टर से बात हुई और उनको बोला कि नीचे जाके देख कर आओ कि क्या हो रहा है। और कुछ मिनट के बाद फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे पैर धरती के साथ चिपक चुके हैं, हम मूव ही नहीं कर पाए। ना आंटी मूव कर पा रही हैं, उनकी सिस्टर, ना ही उनके ब्रदर इन लॉ मूव कर पा रहे हैं। और इतना उनको डर लग रहा है क्योंकि पूरे घर में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इतना अंधेरा है, वैसे अक्सर कभी अंधेरा हो भी, लाइट्स ऑफ भी हो तो भी कोई ना कोई रोशनी घर में आती रहती है, पर आज इतना ज़्यादा हॉन्टिंग है, अंधेरा है कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और उनको डर लग रहा है। We realized later that as long as that presence stayed with my dad, no one could move, and as soon as it left, the lights came back on again and my sister was able to rush down. आंटी ने उन सब ने रियलाइज किया वो जो लाइट थी है ना, जब तक वो प्रेजेंस थी वो उनके फादर के साथ कोई उनके मूव नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो प्रेजेंस चली गई तो लाइट्स वापस नॉर्मल हो गई और आंटी जो उनकी सिस्टर है वो नीचे गई देखने के लिए। On reaching my dad's room, my sister found him sitting up in bed and looking at the window. On asking him what exactly did he see, this is what he narrated. तो जब आंटी उनकी सिस्टर नीचे गई अपने पापा के कमरे में, उनसे पूछा और देखा कि वो तो बेड के ऊपर बैठे हुए हैं और विंडो की तरफ देख रहे हैं। और उन्होंने पूछा एग्जैक्टली क्या आप देख रहे हो, तो उन्होंने ये नरेट किया, I saw a black shadow. Somehow I could see beyond walls and see him roaming in the colony. Suddenly the lights went off and I tried to sit up but felt the floor disappear and replaced with darkness. He further went on to describe the shadow. He had a very strong and authoritative voice. He first laughed at me and I told him I'm not scared of you. तो अंकल ने बताया कि एक ब्लैक शैडो थी और उस वॉल्स के बियॉन्ड अंकल देख पा रहे थे और वो क्या देख रहे थे कि वो शैडो कॉलोनी में बाहर घूम रही है और सडनली लाइट्स बंद हो जाती हैं और अंकल बैठ जाते हैं और फ्लोर जो नीचे ज़मीन होता है वो गायब हो जाता है, मतलब अंधेरा ही अंधेरा हर जगह होता है। और वो फर्दर डिस्क्राइब करते हैं उस शैडो को कि उस शैडो की बहुत स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव आवाज़ थी। पहले वो हंस रही थी मुझ पे और फिर अंकल ने बोला कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। You have come to take me, I am ready to go. The shadow replied and said, You are forgetting something. उन्होंने बोला कि तुम मुझे लेने आए हो, मैं चलने को तैयार हूँ। तो शैडो जो थी वो रिप्लाई करती है, पर तुम कुछ भूल रहे हो। How does it matter what I am forgetting? I can't take anything with me in any case. The shadow laughed and said, Try and remember, it's not your time right now. तो वो कहते हैं अंकल बोलते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं कुछ भूल भी गया हूँ, वैसे भी अपने साथ तो मैं कुछ लेकर नहीं जा सकता ना। तो शैडो हंसने लगी और वो बोला याद करो, ट्राई एंड रिमेम्बर, याद करने की कोशिश करो, ये अभी तुम्हारा जाने का टाइम नहीं है। With this, Dad said it turned into smoke and before it went out of the window, he mentioned a certain number of days. I calculated the days and it came to 3 months. We realized that from March 2017 onwards, Dad's condition kept going down. तो अंकल ने कुछ नंबर ऑफ डे, वो जो
जो शैडो थी वो एकदम स्मोक में बदल गई और वो कमरे से बाहर चली गई। और अंकल ने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज मेंशन करे और आंटी ने वो कैलकुलेट किया, तो एग्जैक्टली वो अराउंड 3 मंथ्स बन रहे थे। और उस दिन से रियलाइज़ किया कि वो मार्च 2017 था और उनके फादर की कंडीशन नीचे जा रही थी। Once again, Dad's condition started to deteriorate around April. He became a bit disoriented, and on consulting the doctors, it was decided to get him admitted in the hospital. Within 2 days of hospitalization, my dad suddenly slipped into a coma. He stayed in coma for 28 days. Within those days, at least 3 to 4 times the doctors gave up on him. They would tell us to meet him for the last time as he wouldn't make it through the night. The next morning, by some miracle, his parameters would stabilize. So उनके फादर की जो कंडीशन थी वो फिर से गिरने लगी अराउंड अप्रैल। और जब डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो उनको इमिडिएटली हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और जब विदिन 2 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उनके फादर कोमा में चले गए थे और वो कोमा में 28 दिन के लिए रहे। और वहाँ पर उन्होंने अराउंड 3 to 4 टाइम्स डॉक्टर्स ने उनके ऊपर गिव अप कर दिया था। बट और उनकी फैमिली आंटी और उनकी मम्मा बोलते थे कि आखिरी बारी देख लो, मिल लो, क्योंकि शायद वो रात नहीं टपा पाएंगे। बट नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ मिरेकल हो जाता था, उनके पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाते थे। On coming out of coma, the first thing he said was, "Those who don't believe in God are the biggest idiots." I told Mom to pinch me as I couldn't believe it was my dad talking. Dad, what makes you say that? Did you see God? जब कोमा से बाहर निकले तो पहली बात जो उन्होंने कही वो कहती, जो लोग भगवान पे नहीं विश्वास करते वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। आंटी ने बोला अपनी मम्मा को कि मुझे पिंच करो कि ये पापा ही बोल रहे हैं, मतलब जो मानते ही नहीं थे भगवान में। तो उन्होंने पूछा कि डैड आपने कुछ देखा है क्या, आपने भगवान को देखा है कि क्या चीज़ है जो आपको ये बोलने पे मजबूर कर रही है। सो येस, he was around my bed at all times. He described it God as a light in a human form. What did he said to you? And this is what he narrated to me that day. God has a very authoritative voice. He has been with me all these days. Whenever I felt unbearable pain, he would switch me off and take me into a place that felt so warm and nice. I felt no pain there. It felt like floating on a cloud of wool. After sufficient rest, he would bring me back into my body again, and that's when I would feel the pain. He did this to me about 8 to 9 times. I was completely aware of my surroundings and could even see you all sitting in the lobby downstairs. One day I asked God to open the window beside my bed and let me jump out and end all this misery. On hearing this, he said, "No. Don't ever interfere in my plans." So क्या होता है, उनके फादर कहते हैं यस, उन्होंने भगवान को देखा अपने बेड के पास हर वक्त। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि भगवान एक लाइट है ह्यूमन फॉर्म में। और उन्होंने कहा, आंटी ने पूछा कि उन्होंने आपसे क्या कहा, तो जो उन्होंने देखा बात करी वो नरेट किया है। भगवान की बहुत अथॉरिटेटिव वॉइस है और वो इस दौरान पूरे जो उनका पीरियड था, मतलब पेनफुल प्रोसीजर था, उस दौरान वो उनके साथ थे। जब भी वो फील करते थे वो अनबेरेबल पेन, उनसे पेन सहन नहीं हो पाता था, तो भगवान उनको स्विच मतलब उस पेन से बाहर निकाल कर वो उनको एक ऐसी जगह पे ले जाते थे जहाँ पर इतना वार्मनेस है और इतना सुंदर है, उस जगह पे उनको कोई पेन फील नहीं होती थी। और ऐसे लगता था कि जैसे कोई रुई के बादल हो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा हो, इतना लाइट।
ऐसा महसूस होता था। तो बहुत रेस्ट करने के बाद वो वापस मुझे अपनी बॉडी में ले आते थे और और वापस मुझे फिर वो पेन फील होता था। और ये अराउंड भगवान ने मेरे साथ 8 से 9 बारी ऐसा किया। अंकल कहते हैं मुझे अपने सराउंडिंग्स के बारे में आसपास में अवेयर था और मैं ऊपर से इनफैक्ट तुम्हें भी देख पाता था कि तुम लॉबी में बैठी हो। और एक दिन मैंने भगवान को बोला कि आप ना ये विंडो खोल दो मेरे जो बेड के साइड पे है, मैं यहाँ से ना जंप करना चाहता हूँ और जो भी अपना दर्द वर्द है सब खत्म करना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद भगवान ने उनको बोला कि कभी भी मेरे प्लान्स के साथ इंटरफेयर नहीं करना। I asked Dad if he actually saw us every day and he said yes. I used to see you every day. Not only that, God made me see everything a day in advance. I would know exactly what would happen the next day. वो कहते हैं कि मैं आंटी ने पूछा कि आप हर रोज़ मुझे देख पाते थे? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं हर रोज़ तुमको देखता था। सिर्फ यही नहीं, भगवान ने मुझे एक अगले दिन क्या होना था वो भी मुझे सब पता होता था कि एग्जैक्टली अगले दिन क्या होगा। तो knowing of events a day in advance continued for some time. He would tell us things and they would happen the next day exactly as he had mentioned them. He even told us that when he would be discharged from hospital. तो ये जो इवेंट था एक दिन अगले दिन क्या होना, ये अंकल को ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। और जो अंकल बता रहे थे कि अगले दिन ये होगा, एग्जैक्टली सेम चीज़ होती थी। और अंकल ने ये भी बता दिया था कि किस दिन वो एग्जैक्टली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। एट सम टाइम माई फादर सॉ हिमसेल्फ लॉक्ड अप इन अ बैरल. I have been locked up in a barrel and am being punished for the sins I have committed. There is a presence outside that controls the barrel. On hearing this, I understood my father is going to end up in a very dark situation. We prayed to Guruji to forgive him for whatever he may have done in his past lives and the present one. Within a few days, he spoke of being shifted out of barrel and shown a small room just big enough for a bed. तो अंकल ना एक टाइम ऐसा आया, वो अंकल को महसूस होने लगा कि उनको एक ना बैरल में ब्लॉक्ड कर दिया गया है और उनको पनिशमेंट दी गई है उन सारी सिंस की जो उन्होंने किया है, कमिट किया है। तो उन्होंने बोला एक उस बैरल के आउटसाइड एक प्रेजेंस है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये सुनने के बाद आंटी को लगा कि उनके फादर एक बहुत डार्क सिचुएशन में जाने वाले हैं। तो उन्होंने गुरुजी से प्रे करी कि प्लीज़ बख्शना गुरुजी, जो भी है उन्होंने किया पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में, प्लीज़ उनको बख्श दो, उनके गुनाह बख्श दो। विद इन अ फ्यू डेज वो अंकल ने बताया कि उनको वो बैरल से बाहर निकल के एक कमरे में है जो इतना बड़ा है फॉर अराउंड, जहाँ पे एक बेड जितना कमरा होगा, इतने छोटे कमरे में उनको शिफ्ट कर दिया गया। वन मॉर्निंग माई फादर कंप्लेन्ड ऑफ चेस्ट पेन्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. We rushed him to a heart institute where he was kept in ICU for observation. Various tests were run on him, the results of which were to come the next day. एक सुबह अंकल को बहुत ज़्यादा, उनके फादर को कंप्लेन हुआ, चेस्ट पेन में बहुत हो रहा था और डिफ़िकल्टी हो रही थी ब्रीथ करने में। तो उनको एक हार्ट इंस्टीट्यूट में लेके गए जहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा ICU में, और बहुत सारे टेस्ट उन पे हुए और उनके रिजल्ट्स अगले दिन आने थे। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द ICU to see him, he seemed agitated. One of many problems my dad faced in any hospital were the beds. He was 6-footer, well-built man, and the hospital's beds were a tad bit too
small for him. I presume he had an uncomfortable night due to bed and was thus in a bad mood, but the reason turned out to be something even I could never fathom. नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनको आंटी गई आईसीयू में उनको देखने के लिए, उनके फादर बहुत मतलब वो दूसरे मोड में चले गए थे, परेशान वाले मोड में. और उनको एक प्रॉब्लम थी, उनके फादर महसूस करते थे क्योंकि वो 6 फीट टॉल थे और हॉस्पिटल्स के बेड इतने बड़े नहीं थे, तो उनको ना ऐसे लगता था कि उनके लिए वो बेड्स छोटे हैं. तो आंटी को यही लगा कि हो सकता है रात अनकंफर्टेबल उनकी बीती गई होगी बेड की वजह से, इसीलिए उनका बैड मूड है. बट रीज़न कुछ और था जो आंटी कभी सोच भी नहीं सकती थी. He complained about the tasteless food and the uncomfortable bed for a while, and then suddenly he asked me, "Your guru is no longer alive, is he?" "No, Dad. He left his body in 2007. Why do you ask?" He gave me a disgusted look and said, "Because I saw him last night." I presume my father had dreamt of him and made the mistake of saying so out loud. This infuriated him further, and he went on about the horrible conditions of the ICU. How can anyone sleep in such a place? I haven't slept a wink all night, and you are talking of dreaming. तो उनके फादर कंप्लेन करने लगे, पहले तो टेस्टलेस खाने के बारे में, अनकंफर्टेबल बेड के बारे में. फिर कुछ देर के बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे गुरु अभी भी जिंदा हैं? सो आंटी ने बोला नहीं, वो तो उन्होंने अपनी बॉडी 2007 में छोड़ दी थी. पर आंटी ने पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हो? कहते मतलब पहले तो उन्होंने अजीब सा लुक दिया अपनी डॉटर को. फिर कहते क्योंकि मैंने लास्ट नाइट उनको यहाँ पे देखा था. सो आंटी को लगा कि आंटी ने बोला हो सकता है आपने सपना देखा हो. और आप ये ऐसे सोच रहे हो. तो ये अंकल और परेशान हो गए कि यहाँ पे इतनी हॉरिबल कंडीशंस है आईसीयू की, यहाँ पे कोई कैसे सो सकता है, मैं पूरी रात सोया नहीं यार, तुम यहाँ पे ड्रीमिंग की बात कर रही हो कि मैंने सपना देख रहा हूँ, कैसे हो सकता है? ओके, सो हाउ डिड यू सी हिम? आई सॉ हिम इन फ्लैश एंड ब्लड, just the way I can see you now. He was wearing a red dress and he smiled at me and said, "Uncle, you are in the wrong hospital. Change your hospital right now." अंकल कहते, तो आंटी कहती ठीक है आप सोए नहीं, तो आपने उनको कैसे देखा आप बताओ? कहते मैंने वैसे देखा जैसे मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ, वैसे ही मैंने उनको देखा बिल्कुल अपनी बॉडी में. और वो उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और वो मेरी तरफ स्माइल करके कहते हैं कि अंकल तू गलत हॉस्पिटल में है, अभी इसी टाइम पे हॉस्पिटल चेंज करो. While my dad was narrating his experience, I felt a change in him. I saw something in his eyes and all his temper and the bad mood vanished. I could see the hard exterior crack and the light finally piercing through. He asked me what Guruji meant by changing hospitals, so I told him to wait for his test reports and that we will have been clarity then. So अंकल जब ये अपना एक्सपीरियंस नरेट कर रहे थे तो उन्होंने आंटी ने एक चेंज देखा उनके फादर में. उन्होंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि पहले तो वो बहुत बैड और टेम्पर उनका मूड था, बट अचानक से उनका मूड सब गायब हो गया, वैसा गुस्से वाला. और जैसे एक होता है ना बहुत एक स्ट्रिक्टनेस सा, एक वैसा सा जो एक्सटीरियर बहुत हार्ड एक्सटीरियर क्रैक आंटी ने ऐसे देखा कि वो टूट गया है, वो अब एक लाइट उनके अंदर जा रही है. तो उन्होंने पूछा कि ये हॉस्पिटल चेंज, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि हॉस्पिटल चेंज करो? सो आंटी कहती कि आपके टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं तो उसको देखते हैं और उसके बाद हमें क्लैरिटी मिल जाएगी. At around 12 noon, the doctor called me into the ICU again. And I was shocked to hear them repeat the same exact words as Guruji.
Ma'am, you are in the wrong hospital. The tests show that it is not his heart, it's his kidneys that are failing, and you need to rush him to a hospital that has a proper nephrology department. We were told that breathing issue was a secondary problem. The main being the kidneys, and that he needed dialysis as fast as possible. He made arrangements for a shift to another hospital and his treatment started. The doctors were able to save one of his kidneys. Of course, we knew it was a temporary solution. तो अराउंड 12 बजे डॉक्टर का फ़ोन आता है. डॉक्टर उनको अपने रूम में आईसीयू में बुलाता है और बोलता है. आंटी भी हैरान थी क्योंकि डॉक्टर सेम वर्ड्स बोलते हैं जो गुरुजी ने कहा था. उन्होंने बोला कि मैम आप गलत हॉस्पिटल में हैं. जो टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट प्रॉब्लम उनकी किडनीज में है कि उनकी किडनीज फेल हो रही है. सो उनको आपको इमीडिएटली दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको इनको लेकर जाना चाहिए. और ब्रीदिंग इशू सेकेंडरी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम किडनीज में है और उनको डायलिसिस बहुत जल्दी से जल्दी चाहिए. सो आंटी ने अरेंजमेंट्स करी. वो एक हॉस्पिटल से उनको दूसरे में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हो गया. तो डॉक्टर्स एक किडनी तो उनकी बचा पाए, बट आंटी को पता था ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है. 2017 was a very difficult year for my father. थोड़ा लंबा चैप्टर है, सॉरी संगत जी. जय गुरु जी. आई थिंक सिर्फ 2-3 पेजेस हैं, खत्म होने वाला, बस ये 2 लीव्स हैं. 2017 was a very difficult year for my father as he kept going in and out of hospital. He continued to speak of scary visions, pain and suffering. He would tell me about exactly where he would be born and to whom, how his life would be and how he would die. I had heard Guruji say that sometimes he can cut lifetimes in just a vision or a dream, and prayed that that's what was happening to him as well. In my heart, I had this feeling that he is not going to a better place, judging by all the darkness he used to speak about. My grandfather's last journey was all about seeing Guruji and seeing the light, and here my father spoke of nothing but darkness and pain. This worried me, and I continued to pray to Guruji to forgive him and guide him to the light. तो 2017 एक बहुत डिफ़िकल्ट ईयर रहा उनके फादर के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में आते जाते रहे और उनके फादर हमेशा स्कैरी विजन्स, पेन और सफरिंग्स के बारे में बात करते थे और ये बताते थे कि वो कब पैदा होंगे, कि किसके घर पैदा होंगे, उनकी लाइफ कैसे होएगी, वो मरेंगे कैसे, ये सारी बातें करते थे. और आंटी ने सुना था कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे, मतलब कई बार तो वो हमारे जन्म विजन में, ड्रीम्स में ऐसे ही काट देते हैं. तो आंटी प्रे कर रही थी कि हो सकता है मेरे पापा के साथ भी ऐसा हो रहा है. बट आंटी को दिन में एक फीलिंग आ रही थी कि वो एक बेटर प्लेस में नहीं जा रहे. क्योंकि वो हर वक्त डार्कनेस के बारे में बात करते थे. और जो उनके ग्रैंडफादर थे, उनकी जर्नी जो लास्ट थी वो हमेशा गुरुजी के बारे में थी, लाइट के बारे में थी. बट यहाँ पे उल्टा उनके फादर डार्कनेस की बात करते थे, पेन के बारे में बात करते थे. तो आंटी बहुत टेंशन में थी और वरिड थी, और आंटी गुरुजी से प्रे करती हैं कि प्लीज़ गुरुजी उनको ब्लेस कीजिएगा, उनको माफ़ कीजिएगा और उनकी ज़िंदगी में वो रोशनी लेकर आइएगा, उनको वो गाइड करिए लाइट की तरफ. Dad didn't want to continue with the treatment any further as he felt they were just prolonging his misery and pain. So he instructed us to take him back home. It was a tough decision for us to take, and after consulting all doctors, we brought him home. So
उनके फादर कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे ट्रीटमेंट, क्योंकि उनको लगता है वो बस ऐसे उनको और दर्द और पेन मिल रहा है। सो उन्होंने बोला कि मुझे घर वापस ले जाओ। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत टफ डिसीजन था, बट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो उनको घर ले आए। Without treatment, the doctors had told us that he would barely make it beyond a week to maximum 10 days. We were told he may slip into coma before passing away. My dad lived for 3 months and kept talking to us till his very last breath. तो जब उनको घर लेके गए तो डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि मेरली अ वीक या सिर्फ मैक्सिमम 10 दिन के लिए वो जा पाएंगे और उस जाने मतलब रह पाएंगे, और उनके मरने से पहले ये भी हो सकता है कि वो कोमा में चला जाए, ये ऐसे डॉक्टर्स ने कहा। बट उनके फादर अप टू 3 months रहे और उनके साथ एंड तक भी बातें करते रहे। In these 3 months, he had made us put up Guruji's photograph in front of his bed, and we could see he was mentally connecting and conversing with him at all times. I noticed he was praying more and never spoke about seeing the darkness again. His visions were more positive, and he started seeing his father, who he had lost at the age of 14. He even spoke about his caretaker, who he was very close to in this life, and how he would again be there to look after him in his next life. He would talk about happy things. He would sometimes even joke and never complained of any pain. So इन 3 महीनों में उनके फादर ने आंटी को कहा कि गुरुजी का स्वरूप उनके कमरे में रख दो, उनके बेड के सामने, और अंकल मेंटली सिर्फ गुरुजी के साथ बातें करते रहते थे, कनेक्ट करते रहते थे पूरा टाइम। और इस टाइम पे वो प्रेयर भी करने लगे, और अब उन्होंने कंप्लेन करना बंद कर दिया कि जो पहले उनको डार्कनेस दिखता था अब नहीं दिखता। तो उनके जो विजन्स थे अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे। उन्होंने अपने फादर को भी देखना स्टार्ट किया, जो वो खो बैठे थे 14 साल की एज में, और वो अपने केयर टेकर के बारे में बात करते थे जो इस जन्म में उनके साथ बहुत कनेक्टेड थे। उन्होंने बोला अगले नेक्स्ट लाइफ में भी वो मेरे साथ रहेंगे, मेरा जो केयर टेकर है वो मेरा ख्याल रखेगा। सो अब उनके फादर हैप्पी चीज़ों के बारे में बात करते थे और जोक भी करते थे, पर कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। Now my biggest fear was to face the day and the exact moment my father would slip away. I did not have the strength to see him go. I would often pray to Guruji to create some situation where I am not home to see it happen. अब आंटी का एक बहुत बड़ा डर था कि वो फेस नहीं करना चाहती थी कि जब उनके फादर जब जाएंगे तो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी उनको जाते देख। तो आंटी ने गुरुजी से प्रे किया कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि मैं घर पे ना हूँ ये देखने के लिए। Dad continued to talk and remained conscious right up to the end. On the morning of 26 January 2018, Dad asked me to call my sister from Ludhiana. In fact, he insisted all day. He felt restless and complained of the bright light bothering his eyes. I closed all the lights in the room, and he complained that the light is too bright, that I should change the direction or do something with it. It was cloudy and rainy day, so I pulled back the curtains and showed him. Dad, see, it's raining and it's so dark outside. What light are you seeing? तो ये उनके फादर कंटिन्यू बातें करते रहे और कॉन्शियस थे, वो अनकॉन्शियस नहीं थे, कॉन्शियस स्टेट में थे, फुल्ली अवेयर थे। और 26 जनवरी 2018 की बात है, उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनकी जो सिस्टर है आंटी की जो लुधियाना में रहती है, उनको बोला कि उनको बुलाओ। पूरा दिन आंटी वो अंकल रेस्टलेस थे और कंप्लेन कर रहे थे कि एक ब्राइट लाइट ना उनके आंखों को बॉदर कर रही है, कि कोई ब्राइट लाइट कमरे में है जो उनको बहुत ज़्यादा आंखों को चुभ रही है। तो उन्होंने बोला कि सारी लाइट्स रूम की बंद कर दो, तो आंटी ने सब बंद कर दी, बट फिर भी वो कंप्लेन कर रहे हैं कि वो लाइट कमरे से हट ही नहीं रही है। उस दिन बाहर क्लाउडी और रेनी डे था
और आंटी ने कर्टन्स हटा के बताया कि पापा देखो बाहर तो क्लाउडी और रेनी वो है, बाहर सूरज भी नहीं निकला है, तो आप कौन सी लाइट देख रहे हो? नो, इट्स कमिंग फ्रॉम द फ्रंट. ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द डोर. इट्स टू ब्राइट, इट्स वाइट लाइट. Mom and I understood what light he was talking about, as my grandfather often spoke about it too. So उन्होंने बोला ये फ्रंट से आ रही है, सामने दरवाजे से आ रही है, ये बहुत ब्राइट है, एक वाइट कलर की लाइट है. आंटी और उनकी मम्मा समझ गए ये कौन सी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर भी इसी लाइट के बारे में बात करते थे. Till lunch time he seemed restless and Mom told me to arrange for some oxygen just in case he would need it. I called up my supplier and as luck would have it, he was on his way to Delhi and asked me to collect it personally from his home. I understood that this was my excuse to step out of the house, and I knew no oxygen would be required and I will get the news once I am out. And this is exactly what happened. As soon as my sister reached, I hugged my dad and stepped out of the house with an incredibly heavy heart, knowing I would never see him again. Sure enough, midway I got the news and I had to come back. लंच टाइम तक उनके फादर बहुत रेस्टलेस महसूस कर रहे थे और आंटी की मम्मा ने कहा कि ऑक्सीजन का अरेंज करो, हो सकता है ज़रूरत पड़े. तो आंटी ने एक सप्लायर को फ़ोन किया और वो ऑन द वे था, दिल्ली से आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि पर्सनली मेरे घर पे आके कलेक्ट कर लो. आंटी समझ गए कि ये एक्सक्यूज़ है, गुरुजी ने एक्सक्यूज़ बनाया है उनको घर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि आंटी ने ये कहा था. और आंटी को पता था कि कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको न्यूज़ मिल जाएगी जैसे ही आंटी घर से बाहर निकलेंगी. और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ. जैसे ही उनकी सिस्टर घर पहुंची तो आंटी ने अपने फादर को हग किया और घर से बाहर निकली बहुत हैवी हार्ट से. और उनको पता था वो अपने फादर को नहीं देख पाएंगी फिर से. और श्योर इनफ रास्ते में उनको न्यूज़ मिल गई और उनको वापस आना पड़ा. इन माई एब्सेंस मॉम हर्ड गुरुजी's वॉइस सेइंग, इसको जो मंदिर में अमृत पड़ा है वो पिला दे. मीनिंग माई मेक हिम ड्रिंक द अमृत sacred water lying in the marble mandir. Mom got a little in the glass for him to drink. And my sister lifted his head up. He asked, ये क्या है? Mom replied, it was Amrit. Who has sent it? Mom said that Guruji had sent it for him and that he should drink it and go with the light. He drank it and just closed his eyes forever. So, उनकी एब्सेंस में, आंटी की एब्सेंस में उनकी मम्मा को एक गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है कि मंदिर में जो मार्बल मंदिर है, इसको जो मंदिर में अमृत पड़ा है वो पिला दे. तो जो मार्बल मंदिर पड़ा हुआ था वहाँ पे वो जल रखते थे गुरुजी के लिए. तो वो जो गुरुजी के आगे हम जल रखते हैं वो अमृत होता है संगत जी. तो आंटी वो उठी और उन्होंने थोड़ा सा जल निकाला ग्लास में और कहा, उनकी सिस्टर ने अपने फादर का से थोड़ा सा लिफ्ट किया और अंकल ने पूछा ये क्या है. तो उनकी मम्मा ने रिप्लाई किया ये अमृत है. तो उन्होंने पूछा ये किसने भेजा? तो कहते ये गुरुजी ने भेजा है आपके लिए और कहा है कि आप ये पी लो और उस लाइट के साथ आप चले जाओ. और उन्होंने वो अमृत पिया. उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए क्लोज कर दी. मी एंड माई फैमिली आर विटनेस टू हिज ट्रांजिशन फ्रॉम द डार्कनेस इन टू द लाइट and how his experiences slowly shifted from scary to peaceful ones and finally into the light. I knew Guruji had taken him to a better place, but I still wanted a confirmation. 2 months from my father's passing, Guruji came to my sister and asked her about my dad. क्यों फिर लिटलू पापा चले गए? My sister replied in the affirmative and he said, देख ले मानता नहीं था मुझे, पर मैंने एंड में संभाल लिया. सी, सो योर फादर हैज गॉन.
See, he didn't believe in me, but I have taken care of him in the end. This was enough to settle my thoughts. आंटी और उनकी फैमिली विटनेस थी ये ट्रांजिशन देखने के लिए, डार्कनेस इनटू द लाइट, जहाँ पे उनकी फादर की जर्नी, जो एक्सपीरियंसेस थे, स्कैरी से पीसफुल में कन्वर्ट हुए और फाइनली लाइट में। आंटी को पता था कि गुरुजी उनको एक बेटर प्लेस में लेके गए हैं, बट स्टिल उनको एक कंफर्मेशन चाहिए था। सो 2 महीने बाद जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, सो गुरुजी उनकी सिस्टर की ड्रीम में आए और बोलते हैं कि क्यों फिर लिटलू पापा चले गए। तो आंटी ने, उनकी सिस्टर ने हाँ में रिप्लाई किया, और वो कहते हैं कि देख ले, मानता नहीं था वो मुझे, पर मैंने एंड में संभाल लिया कि उनको। और ये चीज़ जो थी आंटी, इनफ थी आंटी के मन के थॉट्स को सेटल करने के लिए। I started seeing my father in my dreams almost every night. I had a tough time dealing with his death, and I knew he was worried for me too, because I wasn't settled. He started telling me about certain things in my dreams that were actually taking place in my life. For example, I had been gifted 4 cotton sarees by a friend, and one of them, pink in color, was my favorite. That night my father again came in my dreams and mentioned that he too likes the pink sari and finds it to be the best. I felt maybe he was unable to cross over because of me, and so I started praying to Guruji to help him. The next day I see my father, younger and very well dressed, escorted by 2 lights being on either side of him. I try calling out to him, but he doesn't seem to recognize me. They escort him into a kind of lift that's made of light. As he enters, he shoots up at super fast speeds and disappears. तो आंटी को भी अपने फादर की ना ड्रीम्स बार बार आने लगे थे, हर रोज आते थे, क्योंकि आंटी एक को बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा था। मतलब वो डील नहीं कर पा रही थी उनकी डेथ से, और क्योंकि उनको पता था कि उनके फादर बहुत ज़्यादा वरीड है अपनी डॉटर के लिए, क्योंकि वो सेटल्ड नहीं थी। तो उन्होंने ना कुछ चीज़ों के बारे में उनके फादर ड्रीम में आके बताते रहते थे, जो एक्चुअली में उनकी लाइफ में हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 कॉटन साड़ीज उनकी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, और उनमें से एक पिंक कलर की साड़ी थी, और जो उनका फेवरेट थी। सो उस दिन एक दिन ड्रीम में उनके फादर आते हैं और बताते हैं कि पिंक कलर की जो साड़ी है वो उनको भी सबसे बेस्ट लगती है सब में से। और हाँ, एक दिन बट आंटी को ना महसूस होने लगा कि वो ना उनके फादर स्टक हुए हैं उनकी वजह से। सो उन्होंने ना गुरुजी, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आंटी ने गुरुजी से प्रे किया कि मतलब आप प्लीज देखो इनको। सो अगले दिन आंटी एक ड्रीम में क्या देखती हैं कि उनके फादर बहुत यंग लुक में, बहुत वेल ड्रेस्ड, और उनके दोनों आसपास लाइट्स हैं, और वो एस्कॉर्ट किया हुआ है उनको, और वो आंटी उनको बुला रही है, बट वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। और एक लिफ्ट है जो पूरी लाइट से भरी पड़ी है, वो उस लिफ्ट में जाते हैं। वो 2 लाइट्स जो आसपास थी उनको स्कॉट कर रही थी, वो जैसे उसमें एंटर करते हैं वो सुपर स्पीड से ऊपर चली जाती है और एकदम से गायब। Ever since that day, I have not seen him again in my dreams. I understood that he is finally free of his worries regarding me and has progressed on his journey with Guruji's blessings and grace. So उस दिन के बाद से उन्होंने कभी उनको ड्रीम में नहीं देखा, और आंटी समझ गई अब फाइनली वो टेंशन फ्री होके अपनी आगे की जर्नी को प्रोग्रेस कर रहे हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स और ग्रेस से। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 100 ਬਿੱਛੂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। When a human being dies and if he doesn't have a guru to look after him,
द पेन ऑफ क्रॉसिंग ओवर can be as painful as being bitten by 100 scorpions all at once। ये गुरु जी के वर्ड्स हैं संगत जी कि जदों इंसान मरदा है ना तो अगर उसके पास गुरु नहीं हुंदा तो संभालन वास्ते तो इतना कष्ट होता है कि जैसे 100 स्कॉर्पियंस या बिच्छू आप हिंदी में बोलते हैं वो काटते हो, इतना दर्द होता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है एंड ये चैप्टर डार्कनेस से लाइट की तरफ की जर्नी थी कि किस तरह से जब हमारे साथ कोई कनेक्टेड भी होता है वो गुरुजी को नहीं मानते हैं बट क्योंकि हम जुड़े होते हैं, वो लोग हमसे जुड़े होते हैं तो गुरुजी उनका ख्याल रखते हैं और गुरुजी सब संभाल लेते हैं। सो एक गुरु का लाइफ में होना ही बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरु का मतलब ही क्या है, गु से रूह तक जो ले जाते हैं। गु मतलब डार्कनेस, रूह मतलब रोशनी, जो डार्कनेस अंधेरे से आपको रोशनी की तरफ ले जाए वही गुरु है। और ये चैप्टर उसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। जय गुरु जी सुरभि आंटी। मैं पढ़ रही हूँ सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक, रिवाइज एडिशन है, ये सुखमनी आंटी ने लिखी है। जी अंकल मैं भजन सुना देती हूँ। ओके मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं तो नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारी दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारी दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त, पढ़ते वक्त कोई भी भूल चूक होगी तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसी के साथ वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइएगा। जय गुरु जी।